सुप्रभात विद्यार्थी बंधुओं। आज हम चर्चा करेंगे 7वीं की कक्षा बसंत भाग 2 से। चौथा अध्याय है, शीर्षक है कठपुतली। इसके रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। जिस प्रकार किसी खिलौने को हम अपने इच्छा अनुसार खेल सकते हैं, उसे उछाल सकते हैं, ठीक यही दशा इस कठपुतली की भी है। और इसकी जो पीड़ा है कि वह परतंत्र है, दूसरों के हाथों के सहारे चलती है, उस रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी खास कर ये केवल रस्सी ही नहीं बल्कि उसके जीवन स्वतंत्रता को बांधने का वो एक प्रयत्न है। उसे उसकी आज़ादी से वंचित रखने का ये शस्त्र है। इससे वह मुक्ति चाहती है, छटपटाहट है उसके अंदर। देखेंगे सबसे पहले हम साहित्यकार के बारे में। कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध तथा गांधीवादी विचारक का जन्म 29 मार्च सन 1914 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिंगड़िया नामक ग्राम में हुआ। ये दूसरे शतक के प्रथम कवि रह चुके हैं। प्रत्येक सप्तक में 4 कवि हुआ करते थे, तो 4 सप्तक हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। ये दूसरे सप्तक के पहले कवि हैं। इनकी जो ख्याति है, जो उपनाम है, ये गीत फरोश के नाम से विख्यात है। इनकी आगमन से ये पंक्ति विख्यात है कि बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी की कस दिया हो। ये कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। कविता साहित्य की एक विधा है जिसको लिखते समय उसके शब्द की मात्रा, शब्दों की सीमा, छंद, सभी को ध्यान में रखकर रचना की जाती है। तो इस प्रकार की जो रचना होती है वह तुकबंदी होती है, छंद में बंधा होता है, तो वो कविताएं होती है। निबंध, जिनके शब्दों की सीमा तय नहीं होती है, वह एक व्यापक क्षेत्र में लिखा जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं संस्मरण। ये सभी साहित्य की विधा है। साहित्य को लिखने का एक अलग अलग ढंग है, प्रकार है। तो यह संस्मरण जब हमारी बीती हुई बातें, जो हमारे जीवन में घटना घटी है, जो भी बातें बीती हुई है, उसको जब हम याद करते हैं या फिर जो स्वतः याद हो जाता है और उसके बारे में जब हम उसे लिखना प्रारंभ करते हैं, तो इस प्रकार की जो रचना है वो संस्मरण कहलाती है। और बाल साहित्य, ये बाल साहित्य खास करके जो बच्चों की विशेषता होती है, उसकी जो मनोदशा होती है, उसके बारे में जब दर्शाया जाता है, लेखनी के माध्यम से जब
पाठकों के बीच प्रस्तुत किया जाता है, तो इस विधा को हम बाल साहित्य कहते हैं। तो खास तौर पर भवानी प्रसाद मिश्र बाल साहित्य के लिए प्रख्यात हैं। इनकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो सुहागपुर, होशंगाबाद जिला के नरसिंहपुर और जबलपुर में ही हुई। आगे चलकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत इन तीनों विषय से बीए की पढ़ाई की और तीनों विषय में बीए पास किया। चूँकि गांधीवादी विचारधारा के थे, तो महात्मा गांधी के विचारों पर खरा उतरकर उनके भावनाओं को, उनके विचारों को जब वह फैला रहे थे लोगों के बीच, इस जागरण को जब फैला रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, परतंत्रता के खिलाफ, गुलामी के विरुद्ध जब वह अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लोगों के बीच परोस रहे थे, उसी समय उन्हें 1942 जेल जाना पड़ा और 5 वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। 1942 से 49 तक वह जेल में ही रहे। सन 1949 में वह जब जेल से छूटकर आए, तो वह वर्धा चले गए और वर्धा में जो महिला आश्रम है, उसमें बतौर शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे और अंतिम 5 वर्षों तक वह वहाँ एक शिक्षक के रूप में रहे, शिक्षा का प्रसार किया। इनकी जो रचना कौशल है, जो विधा है, वो कविता लिखते, निबंध लिखते, बाल साहित्य और संस्मरण, ये मूल इनकी साहित्य विधा है। इनके जो कविता संग्रह हैं वो अनेकों हैं, लेकिन उसमें जो कुछ खास हैं, जैसे गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, और जो बाल साहित्य हैं वो प्रख्यात है तुकों के खेल शीर्षक के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में उनकी ये जो कृति है, कविता संग्रह की जो कृति है बुनी हुई रस्सी, इस शीर्षक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें इनकी प्रमुख रचना है चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल और अंधेरी कविताएं, ये प्रमुख हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य को एक अनोखा धरोहर देते हुए, हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए इस संसार से उन्होंने 20 फरवरी 1985 को विदा ले लिया। जिस प्रकार इस कविता के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है, पहले अनुच्छेद में कठपुतलियाँ कहती है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो।
ये समाज की उन बंधे शोषित वर्गों की ओर इशारा है, उन मजदूरों की ओर इशारा है, उन उपेक्षित और दलितों की ओर इशारा है जो इन कठपुतलियों की भांति बाहर निकलना चाहते हैं। उनके अंदर एक छटपटाहट है, उस परतंत्रता को वह बोझ समझ रहे हैं, उस परतंत्रता से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, अकुलाहट है उसके अंदर। कवि ने कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली गुस्से से भरी है क्योंकि दूसरों के हाथों में बंध कर नाचते नाचते वह परेशान हो गई है। अब वह उस धागे को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, स्वतंत्र विचरण करना चाहती है, क्योंकि स्वतंत्रता संसार में सबसे बड़ा सुख है और इस सुख का भोग प्रत्येक प्राणी करना चाहता है, जिसका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। स्वतंत्रता में वह सदियों, ये जो परतंत्रता है उनमें, परतंत्रता में ये की जंजीर से ये जो कठपुतली है वो सदियों से बंधी आ रही है। उनके आगे पीछे जिस धागे की बैसाखी लगी हुई है, अर्थात जिस धागे की सहायता से वह उसके शरीर में हलचल होता है, उस धागे, उस बैसाखी को वह तोड़ना चाहता है, उस धागे को वह तोड़ना चाहती है, उस जंजीर को वह तोड़ना चाहती है, उस बैसाखी को वह तोड़ना चाहती है ताकि अपने पैरों पर चल सके, खड़ा हो सके, स्वेच्छा से किसी कार्य को कर सके। इस परतंत्र से बाहर आने की अकुलाहट है। कठपुतली स्वावलंबी होना चाहती है, स्वयं अपने आप पर निर्भर होना चाहती है, उसे आत्मनिर्भर होना है, क्योंकि आत्मनिर्भरता में ही व्यक्ति या किसी भी प्राणी का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। इसलिए कठपुतली उस बंधन का विरोध करती है, उसका बहिष्कार करती है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता पसंद है। वह काफी गुस्से में है। यह कहती है ये धागे, ये जो बंधन है, ये जो सामाजिक बंधन है, ये केवल इस कमजोर वर्गों के लिए ही क्यों है? जो दलित है, पिछड़ित है, शोषित है, ये केवल उन्हीं के लिए क्यों है? उन्हीं पर यह शासन क्यों है? हम दलित पिछड़े वर्गों से आते हैं, हमें इस प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, ये धागे नहीं चाहिए, इसकी सहायता नहीं चाहिए, हम इसकी बदौलत नहीं चलना चाहते हैं, हम अपना अस्तित्व कायम करना चाहते हैं। नहीं तो हमारे पैर रहते हुए भी, हमारे हाथ रहते हुए भी हम अपंग अपने आप को समझते हैं, और इस समाज ने हमें अपंग बना के रखा है। समाज के जो शोषक वर्ग हैं, जो सामंती वर्ग हैं, जिसके इशारों पे पूरी जो व्यवस्था है वो चलती है, हम उसका विरोध कर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। मुझे अपने पैरों पर ही छोड़ दें ताकि हम अपने पैरों की गति, लय, ताल को समझ सकें। दूसरे
अनुच्छेद में दर्शाया है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जैसे ही समाज के दलित पिछड़ित वर्गों में से कोई एक नायक के रूप में उभर कर सामने आता है और वह सामंती प्रथा का विरोध करता है, शोषक के दमन नीतियों का विरोध करता है, तो उसका साथ देने के लिए जो एक पूरा शोषित वर्ग है, पिछड़ा और दलित वर्ग है, मजदूर और मजबूर वर्ग है, वो सब उसका साथ देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये वही कठपुतलियाँ हैं जिसको समाज ने उसके अधिकार से उसे वंचित कर रखा है। इसीलिए ये कठपुतलियाँ एक की आवाज़ उठाने के साथ आगे बढ़ती है और उसका सहयोग करना चाहती है। उस शोषित वर्गों का जो प्रतिनिधि है, जो एक नायक है, वह उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधि करता है। एक नायक है ताकि वह सही ढंग से जो शोषक वर्ग है उसकी जो दमन नीति है उसके बारे में विचार कर सके और जो शोषित पीड़ित पिछड़े जो वर्ग हैं उसको उबार सके। जैसे ही पिछड़े वर्ग का जो ये नायक है, ये जो पहली कठपुतली है, यह आवाज़ लगाती है, यह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, उसकी आवाज़ सुनकर, उसके मिजाज को देखकर, समझकर जो भी उस वर्ग के अन्य शोषित प्राणी हैं वो सब उनका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कहती है कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, रोष में आकर कहती है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जैसे आप देखते हैं समाज में जब बलशाली और बलहीन व्यक्ति के बीच किसी तरह का मतांतर हो जाता है तो समय पाकर जो बलहीन होता है वह भी उसे चुनौती देता है कि हमने बहुत सहा तुम्हारे अत्याचारों को, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह बर्दाश्त की सीमा से ऊपर चला गया है। अब हम भी इसका बहिष्कार करेंगे और तुमसे दो चार करेंगे। ये कठपुतलियाँ भी उस विरोध का जबरदस्त तरीके से साथ दे रही है। बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। कठपुतलियाँ कहती है कि हमारा ये जो मन है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का बंधन न हो, हम भी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके, अपने इच्छानुकूल कहीं जा सके, विचरण कर सके, किसी कार्य को अंजाम दे सके। लेकिन ये जो बंधन है,
ये जो जंजीर है, इस जंजीर ने हमें बांध रखा है। इसका यह पुरजोर विरोध करती है। इस पंक्ति में कि सभी कठपुतलियों की मन की भावना दर्शाते हैं। कठपुतलियां का प्रतिनिधित्व कर रही पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी के मन में स्वतंत्रता का भाव जगता है। अन्य कठपुतलियां भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज और बुलंद आवाज उठाती है और कहती है कि हमें भी अपने पैरों पर ही चलना है, किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं। बहुत हुआ गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना। मदारियों के हाथों से अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। वह भी अपने मन के अनुसार विचरण करना चाहती हैं, चूँकि बहुत लंबे समय से उनके पैरों में रस्सी रूपी ये जो जंजीर है, ये जो सामाजिक बंधन है, उसे वह ढो रही है। अब यह संभव नहीं है। अब वह उससे उबरना चाहती है और उसके मन में जो भाव है, मन का जो छंद है, मन में जो राग है, मन की जो भावना है, जो एक ललक है, एक लालसा है, एक मनसा है, स्वतंत्रता की, उसको प्राप्त करने की लालसा है, उसको प्राप्त करना चाहती है। अंतिम अनुच्छेद में दर्शाया है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सभी कठपुतलियों की बात सुनकर जब पहली कठपुतली विचार करती है तो उसके मन में असमंजस का भाव उत्पन्न हो जाता है कि यह मैंने क्या किया। सभी कठपुतलियों या क्या कठपुतली वर्ग का समर्थन करती है और फिर यह इस सोच में पड़ गई है कि अगर मैं इस सबों के साथ हो लेती हूँ और स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करती हूँ तो न जाने परिणाम पक्ष में होगा या विपक्ष में। वह इस बात से चिंतित है क्योंकि वह समझती है कि उस कठपुतली वर्ग का जो प्रतिनिधि है, वह जो उसका नायक है, उसका जो अगुवा है, उसको जो मार्ग दिखाने वाला है, उसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेवारियां हैं। और अगर वह एक भी कदम गलत दिशा में उठाती है तो उसका परिणाम बुरा होगा। इस सोच के कारण कठपुतली असमंजस में पड़ी हुई है, डरती है, सहमी हुई है, उस पर विचार करने लगी है कि जिस बंधन, जिस रस्सी, जिस धागे का हमने विरोध किया था, आज पूरा का पूरा हमारा जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, हमारे साथ है और उस विरोध में अपनी हुंकार भर रहा है। एक जोरदार, जोर शोर से, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमारा साथ दे रहा है। क्या सभी कठपुतलियों के साथ यह स्वयं को
इस आंदोलन में सजग रख पाएगी या फिर उनका उद्धार कर पाएगी? जिनको अपने साथ लेकर चल रही है, इस प्रकार की भावनाओं को जगाना और सबों के बीच परोसना कहाँ तक उचित है? ये कठपुतलियों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नायक है, उसके मन में यह ख्याल आती है कि हमने तो विरोध कर दिया, जंग छेड़ दी, शंखनाद कर दिया, यह घोषणा कर दिया कि हम विरोध करेंगे, हम बंद कर नहीं रहेंगे। समाज में जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है शोषक वर्गों के द्वारा, हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए हैं और विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह तो आवाज़ हमने चलाई है, यह आंदोलन तो हमने चलाया, लेकिन यह सब परोसना, जगाना, यह कहाँ तक उचित है? जो नायक है उसको इस बात की चिंता है कि कहीं सभी कठपुतलियाँ उसके इस विरोधी भावनाओं का शिकार न हो जाएं और सबों की बलि न चढ़ जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस प्रकार की भावना उचित नहीं। देखेंगे कि स्वतंत्रता के दौरान जो आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे भारतवर्ष में दो पक्ष हुआ करते थे, दो दल हुआ करते थे। एक नरम दल हुआ करता था और एक गरम दल। नरम दल की यह भावना होती थी, उसके यह विचार होते थे कि किसी भी कार्य को या किसी भी विषय को सुलझाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, बातचीत की आवश्यकता है, उसी से समाधान निकल सकता है। गांधी जी नरम दल के नेता थे और उनका विचार था कि हिंसा न करना, बगैर हिंसा के किसी भी कार्य को संपन्न करना या किसी भी व्यक्ति के मन जीतना। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो गरम दल था, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी थे, उनका ऐसा मानना था कि आज़ादी भीख मांगकर नहीं मिल सकती। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें लड़ना होगा, उसके शासन का विरोध करना होगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और अगर समय की मांग पड़ी तो हम अपने लहू से स्वतंत्रता को एक नया रंग देना चाहेंगे, हम अपनी बलि तक चढ़ा देंगे। वह कहीं से भी पीछे हटने की बात नहीं करते। यही भावना इन कठपुतलियों के मन में भी है। एक तरफ तो गरम दल है और दूसरी तरफ नरम दल है। यही दो दलों के बीच का ये जो असमंजसता है, ये द्वंद्व है, उसी को दर्शाया गया है। हमें धीरे धीरे सोच विचार कर इस जंजीर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सदैव के लिए प्राणों से हाथ धो बैठेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां रही है, उसी गतिविधि को इस शीर्षक के माध्यम से रचनाकार ने परोसने का कार्य किया है। हम भारतवासी, यह राष्ट्र हमारा, भारतवर्ष हमारा, हम यहाँ के मूल निवासी। और जब अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे अपने व्यापार को फैलाकर हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया, तो हम उसके विरोध में, उससे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका विरोध करते हैं कि हमारे देश से वह, हमारे देश को छोड़कर वह अपने देश को जाए। इस दौरान एक तरफ हम आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ हम विचार करते हैं। यही दो दल के बीच की जो बातचीत है, उसकी जो भावना है कि क्या करना उचित होगा, और उसमें भी उस व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार होता है, एक दायित्व होता है, एक वह गार्जियन होता है, वो मुखिया होता है कि जो वह करेगा उसी के ऊपर पूरा भार होता है। उसके करने से उसके पूरे वर्ग पर वो प्रभाव पड़ता है। अगर उसका पक्ष, उसके विचार सार्थक हुए, सफल हुए, तो पूरा का पूरा वर्ग मुक्त हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। लेकिन वहीं अगर वह पिछड़ता है, वह कमज़ोर पड़ जाता है, तो पूरा समुदाय, उसका वर्ग जो है वो परतंत्रता की जंजीर में कसकर जकड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। संक्षेप में हम इस शीर्षक के बारे में कह सकते हैं कि कवि ने कठपुतली के माध्यम से समाज के उस वर्ग की पीड़ा को दर्शाया है जो गरीबी के साथ गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, अपने अधिकार से वंचित हैं और उससे उबरने की चाह लिए शोषक वर्गों का विरोध करने की भावना मन में संचित किए हुए हैं। वह स्वतंत्र होकर रहना चाहता है। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। उस दलित वर्ग का एक नेता होता है जो अन्य सभी दलितों को विश्वास और उत्साह दिलाता है, उसके अंदर एक उत्साह, ऊर्जा भरता है। ये सब मिलकर इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर मुक्त होने की कामना रखता है। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात होती है, तब नायक सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास, मेरे साथ अन्य सभी साथी जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। इसका परिणाम उसे डराने लगता है और वह नायक इस पर फिर से विचार करने लगता है कि हमारे उठाए गए कदम उचित है या अनुचित। इसका परिणाम हमारे पक्ष में होगा या विपक्ष में। इस विद्रोह से हमारा भला होगा या बुरा। इसी द्वंद्व में, इसी असमंजस में वह जो प्रतिनिधि है, वह जो नायक है, वह विचार करने लगता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।